मार्च का महीना फास्ट आ रहा है और आप लोगों को करनी है फाइनल तैयारी ताकि आप लोग कर सके एग्जाम में पास। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिससे कि आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर सकते हैं और इजीली स्कोर कर सकते हैं। कभी आप डायग्राम बनाए तो डायग्राम में आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड में बनाइए और राइट हैंड साइड में उसकी लेबल करिए। एक ही पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आप डायग्राम बनाइए और उसी पेज में उसके डायग्राम के साथ ही आपके राइट हैंड में आप उसे लेबल कीजिए। लेबलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो एरोज बन रहे हैं वो वन बिलो द अदर हो, एक ही लाइन में उन एरो माउथ उसका बना हुआ हो, जिससे कि आपका डायग्राम बहुत नीट लगता है, क्लियर लगता है। ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी भी चीज़ को कहीं भी मार्क कर दिया है। तो वो अगर अपना स्कोरिंग लेवल आप कैसे बढ़ाएंगे, इन्हीं चीज़ों से बढ़ाएंगे जिसमें कि आपने एक नीट डायग्राम बनाया है। नीट डायग्राम के साथ साथ आपने लेबलिंग टेक्निक्स यूज़ करी है। लेबलिंग अगर आपको अपोजिट साइड में लेबलिंग करनी पड़ती है तो आप उस एरिया को मैग्नीफाई करके बिलो दिखा दीजिए, वहां पे लेबल कर दीजिए ताकि आपका डायग्राम लगे एंड डज नॉट लुक लाइक बहुत ही बुरे लगते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको डायग्राम की हेडिंग देनी है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग हमेशा डायग्राम के नीचे लिखी जाती है, रादर कि आप उसे ऊपर लिखें। आप कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट लिख रहे हैं तो वहां पे आपका हेडिंग ऊपर होना चाहिए, आपके आंसर्स की हेडिंग ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम की हेडिंग हमेशा नीचे होती है, उसके डायग्राम के बिलो। तो वो बताता है कि जो आपने ऊपर डायग्राम बनाया है वो किस चीज़ का है। तो यहाँ पे भी आप स्कोर करते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि आपकी बुक में, जो भी आपकी बुक आपको असाइंड है, उस बुक में जो डायग्राम्स हैं और डायग्राम्स के बेस पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप ज़रूर याद करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्योंकि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाती है, अगर आप डायग्राम बना देते हैं, उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो भी आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि एक मेन हेडिंग है और इस हेडिंग से ही हमारा आगे का पूरा जो आंसर है वो आगे बढ़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी आपने सब हेडिंग दी है उसकी क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स भी बना देते हैं और साथ में उसकी एक एक्सप्लेनेशन की 2-3 लाइन दे देते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर। और अगर आप इस तरीके से सब हेडिंग और हेडिंग नहीं करते हैं तो आपको 4 पॉइंट्स की जगह 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे ताकि आप 4 मार्क्स को अटेन कर सकें। इसी तरीके से अगर वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 2 इस तरीके से डिवाइडेड है, तो वहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें या तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे या फिर आप 2 मेन सब हेडिंग्स दे दीजिए और सब हेडिंग्स के साथ 1 या 2 लाइन आप लिख देंगे। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाते हैं और आपके मार्क्स जो कट होते हैं ना उसके चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ बहुत ही वेग लिखा हो। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल फॉर्म में उसको बनाइए। टेबल बनाने से आपको ये फायदा हो जाता है कि जो भी वो भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही है जिसमें कि आपने एक हेडिंग सब हेडिंग दे दी है, लेकिन वो नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके डिविजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देता है। साइक्लिक फॉर्म में आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे अगर आप किसी तरीके का प्रोसेस दिखा रहे हैं तो प्रोसेस में साइक्लिक फॉर्म आप दिखा सकते हैं, तो बहुत ईजिली आपको मार्क्स स्कोर होते हैं क्योंकि जो आपने साइकिल बनाया है उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। और उसी को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप सब हेडिंग्स जरूर दीजिए। सब हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन वाइल यू आर स्टडिंग, क्योंकि वो आपको इजी मेमोरी में हेल्प हो रही है, साथ के साथ आपको बर्डन नहीं पड़ता स्टडी का। सबसे पहली चीज़ है स्टडी का बर्डन ना पड़े। जब बच्चों पे स्टडी का बर्डन पड़ता है तो चीज़ें याद नहीं होती। तो मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले तो आपने ये फ्यू टिप्स लेने हैं कि आपने किस तरीके से अपने बहुत वास्ट कंटेंट को बहुत ही कन्फाइन करना है, बहुत छोटा कर देना है। लेकिन जब आप उसे लिखेंगे तो आप इतनी ज़्यादा उसमें इनोवेशंस डाल देंगे अपने आंसर्स में कि वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट लगने लगता है। इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी वेग डालें। जो भी आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट फ्रेम फ्यू सेंटेंसेस, वो फ्रेम करना भी आपको बहुत आना चाहिए। अगर आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिए। शॉर्ट सेंटेंसेस याद करिए, जल्दी याद होगा। लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं तो आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी सेंटेंसेस लिखिए उन्हें छोटा लिखिए, शॉर्ट लिखिए, ताकि आपकी गलतियां भी कम हो और एग्जैक्टली आप वो लिख पाएँ जो आप लिखना चाहते हैं। ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस में आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली वो आंसर रॉन्ग होता है। टेबल ऑफ कंटेंट निकालना है, आपका जो भी सिलेबस है उसको निकालिए और उसमें जो भी मैक्सिमम स्कोरिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें टिक ऑन करें। नेक्स्ट थिंग आपने ये करना है कि उन स्कोरिंग टॉपिक्स में से जो आपको आते हैं ऑलरेडी उन्हें आप रिवाइज करिए, जो आपको नहीं आते हैं उसके टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाइए, माइंड मैपिंग करिए उसके साथ, या फिर आप हेडिंग एंड सब हेडिंग के साथ थोड़े से उसके इस तरीके की नोट बना लीजिए कि जब आपको स्कोर करना पड़े तो उन एग्जैक्ट वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे आपको मार्क्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो हम बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनसे कि आपको स्कोर मिलता है। सर
सिर्फ एक फ्रेज या फिर एक सेंटेंस लिख दिया और उसको मार्क्स मिल गए। तो हम कहते हैं जी मैंने तो इतना सारा लिखा है, मुझे नंबर क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नंबर दे दिया, उसने तो कुछ भी नहीं लिखा, 2 वर्ड लिखे हैं। अरे तो वो 2 वर्ड जो लिखे हैं उसने वो पूरा आंसर बता देता है, उस 2 वर्ड से पूरा आंसर पता पड़ जाता है। कर रहे हैं रेन की बात कर रहे हैं, एक बच्चे ने लिख दिया द वाटर फ्लाइज अप, इट बिकम्स स्टीम, इट दिस दैट। अब उसकी जगह एक बच्चे ने लिख दिया द वाटर इवेपोरेट्स, इट कंडेंसेस, रेन फॉर्म्स, प्रेसिपिटेट्स। जब इस तरीके की हाईलाइटेड वर्ड्स लिख दिए तो उसका तो रेन का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब द आंसर इज कंप्लीट। तो यूज टर्मिनोलॉजीज।